नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं और आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है यहाँ पर अपनी जो आने वाले आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो आप सभी देखिए, हाँ, कई बार हमें जीवन में इस तरह की जो छोटी-मोटी हार है, उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन हार वो सबक होता है जो जीवन में आपको और बेहतर बनाता है और अच्छा करने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो देखिए, आपने यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, इसमें आप पहले भी आपने पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इस टाइम पे आपको और ज़्यादा सीखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपके सोशल साइंस की क्लास और इसमें आप हर रोज़ 5 जो प्रश्न हैं, एक्स्ट्रा जो 5 प्रश्न हैं, वो आप कर रहे होंगे घर पर और अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो यहाँ पर हम आज स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10th की जो क्लास है सोशल साइंस की, जिसमें हमारा जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। जो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी बिल्कुल वहीं से आगे पढ़ना शुरू करेंगे और एक बार जो भी चीजें हमने पढ़ी है उसे हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पर चैप्टर चल रहा है, पार्ट चल रहा है, वो है हमारा जियोग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो हमारा चैप्टर है। तो क्लास 10th की हमारी ये क्लास है। देखिए, यहाँ पे जो हमने पढ़ना है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो जिसको हमने अपने कुछ सेशंस पहले ही यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए, ये हमारा पार्ट 1 है और देखिए इसमें हमने शुरू से जो चीजें हैं यहाँ पर हमने कुछ चीजें रिवाइज करनी है, कुछ बातों को हमने यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा जो टॉपिक है उसको एक तरह से हमने यहाँ पर कंठस्थ नहीं करना है। हमने यहाँ पर जो जरूरी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हमने यहाँ पर लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें हमारा जो पहला यहाँ पर पार्ट आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे, यानी कि उनको हम किन किन तरह से यहाँ पर बांटेंगे, किस किस तरह से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से मजेदार है। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको यहाँ पर समझेंगे और यही जरूरी पॉइंट्स जो है आप नोट डाउन भी कर रहे हैं और यही जरूरी पॉइंट्स आप एक तरह से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमारी जो प्रकृति होती है, जो उसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल हो गया, विंड हो गया और एनिमल्स हो गए। तो ये सारी चीजें ही क्या है, रिसोर्सेज हैं। ये सारी चीजें ही रिसोर्सेज हैं, यानी कि जितनी भी चीजें हमारी प्रकृति में मौजूद हैं, जितनी भी चीजें हमारी प्रकृति में हैं, वो सब क्या है, एक तरह से रिसोर्सेज है, संसाधन है। देखिए, क्या होता है कि बिना संसाधन के हम कोई भी चीज एक तरह से नहीं कर सकते हैं, कोई भी। तो अगर मनुष्य का जीवन हम जी रहे हैं तो उसके लिए हमें काफी सारे संसाधनों की जरूरत होती है। तो एक तरह से हम प्रकृति में रहते हैं और यहाँ पर प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधन दिए हैं और इसके कुछ मुख्य चीजें जो है, जैसे एक तरह से वाटर है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, विंड है, एनिमल्स है, ये कॉमन चीजें, ठीक है। यानी कि ये कोई भी चीजें, कैसी भी चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेस। उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ चीजें जानी थी, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज से पहले हमने यहाँ पर कुछ चीजें जानी थी, जैसे कि वो क्या थी कि हमारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे जो संसाधन हैं, वो क्या है, उसकी परिभाषा में हमने यहाँ पर क्या समझा था। उसकी परिभाषा में हमने समझा था कि जो संसाधन है वो यहाँ पर हमने बताया कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs provides is
टेक्निकली, यानी कि जो चीजें हमें एक तरह से हमारी नीड्स को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारी एक तरह से नीड्स को जो पूरा करती है, वो हमारे एक तरह से रिसोर्सेज हैं, वो हमारे संसाधन हैं। और किस किस तरह से, एक तरह से जो टेक्निकली हमारे लिए इजी हो, यानी कि हमारे लिए जल्दी से अवेलेबल हो, टेक्निकली हम उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा है कि समथिंग विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल एंड इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable is refers as resources, यानी कि ये सब चीजें हमारे रिसोर्स कहलाते हैं। और देखिए, जैसे हमारे कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट से हमें मिलते हैं, कुछ हमें टेक्नोलॉजी से मिलते हैं, और कुछ हमें इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन हमें करना है, तो देखिए एक इजी सा क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर किया है कि कुछ हमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी हमने 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है, जैसे रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल होते हैं और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, और कुछ कंटिन्यूअस होते हैं और कुछ बायोलॉजिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रिन्यूएबल होते हैं उनमें कुछ कंटिन्यूअस होते हैं और कुछ बायोलॉजिकल होते हैं। अब बायोलॉजिकल जो है उसको भी हमने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक नेचुरल होते हैं, वेजिटेरियन एक तरह से होते हैं, और दूसरा होते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो हमने किया है एक तरह से स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, और एक हमने किया है क्वांटिटी एंड क्वालिटी से। और इसमें भी हमने जो यहाँ पर दूसरा हमने किया है नॉन रिन्यूएबल, उसमें हमने एक रिसाइक्लेबल और दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। तो देखिए इतने अलग अलग तरह के हमारे पास संसाधन होते हैं, इतने अलग अलग तरह की हमारे पास चीजें होती हैं। तो मुख्य रूप से हमने जो यहाँ पर 2 तरह से बांटा है, वो हमने एक बांटा है नेचुरल, और एक हमने दूसरा यहाँ पर बांटा है ह्यूमन। ठीक है, एक हमने जो नेचुरल तरीके से हमने यहाँ पर चीजें बांटी है, ठीक है, और दूसरा है हमारा ह्यूमन। तो अब देखिए एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं नेचुरल तरीके से जो जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चित्र मैंने आपको दिखाए हैं कि आर दोज रिसोर्सेज विच आर क्रिएट बाय द नेचर, यानी कि जिनको नेचर ने क्रिएट किया है, जिनको प्रकृति ने क्रिएट किया है, जिनको प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है, वो सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम एक तरह से प्राकृतिक संसाधन हम जिन्हें कहते हैं हिंदी में। देखिए संसाधनों की बात कर रहे हैं तो कुछ संसाधन, मैंने केवल यहाँ पर आपको 2 चीजें मैंने कहा, आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि एक नेचुरल रिसोर्सेज और एक ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, ठीक है, आर दोज रिसोर्सेज विच आर क्रिएट बाय द नेचर, जो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं लैंड, ठीक है, यानी कि जो आपकी भूमि है, जमीन, जो आपकी भूमि है, वो सारे क्या है, नेचुरल आपके रिसोर्सेज हैं। और दूसरा आपके है एनिमल्स, या एक तरह से वाइल्ड लाइफ आप कह सकते हैं, जो जंगल का जो एक तरह से वन्य जीवन है, वाइल्ड लाइफ, और जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, और वाटर है, ठीक है, और जितने भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, और पत्थर है, रेता है, ये सब चीजें क्या है, हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। देखिए हमें प्रकृति से जितने भी संसाधन प्राप्त हैं, आज कोई भी जो संसाधन है वो ऐसा नहीं है कि जो हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है। देखिए सबसे पहले एयर, देखिए हवा प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। दूसरा प्राकृतिक संसाधन सबसे मेन वाटर,
पानी जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तीसरा प्राकृतिक संसाधन जो लैंड है यानी कि जमीन है जिसमें पेड़ पौधे उगे हैं या उगाए जाते हैं, जिसके बिना भी यानी कि खाद्य संसाधन के बिना भी हम ज्यादा दिनों तक जो है जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इनमें वाइल्ड लाइफ भी आती है यानी कि वन्य जीवन भी आता है, जिसमें सभी जीव जंतु, आपने देखा होगा कि हम खाद्य जाल बनाते हैं। खाद्य जाल में हम एक जो खाद्य जाल बनाते हैं वो एक तरह से नॉर्मल बनाते हैं, एक हम वन्य जीवन का बनाते हैं, एक हम वाटर के अंदर का बनाते हैं। तो ये सब प्रकृति ने की है ये सारी चीजें। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर यानी कि जो हमारा पूरा वातावरण है, एटीसी, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो कुछ चित्र भी यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वाइल्ड लाइफ हो गया, या वाटर के अंदर, पानी के अंदर की जो चीजें हैं, या वन हो गए, या लैंड हो गई, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो उसके बाद देखिए कुछ चीजें यहाँ पर हमने एक तरह से इसको भी हमने वेरियस बेसिस पे अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है, लेकिन आपको इतना यहाँ पर डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ चीजें जो अपने आप जो आपने पढ़नी है चीजें, कुछ जरूरी पॉइंट्स उन्हीं को केवल आप पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले बताया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें से कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल यानी कि हम जिनको दोबारा से हम जिनको यूज कर सकते हैं। तो जैसे आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिसाइकल्ड और रिप्रोड्यूस। ठीक है, जिनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है, बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेसेस से। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, आपने ये जरूरी पॉइंट्स ही केवल आपने यहाँ पर याद करने हैं। और देखिए ये जरूरी चीजें अगर आपने याद कर ली, ठीक है, ये आपने जरूरी चीजें अगर याद कर ली तो आपको इसके आगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि आर दोज रिसोर्सेज, देखिए यहाँ पर चित्र में भी मैंने आपको दिखाया है, जिसे आप नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन, ठीक है, कह सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों में जो प्रमुख हैं, जैसे कि एक तरह से क्या क्या बताया है यहाँ पर, फॉरेस्ट्स यानी कि वन, जितने भी वन हैं, सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, ईटीसी। तो ये सारी चीजें, जैसे आपके जो जितनी भी चीजें हैं, सौर ऊर्जा जो है आपका, ठीक है, पवन ऊर्जा जो है आपकी, ये सब आपके क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने वन काट दिए हैं, अगर हमने वृक्ष काट दिए हैं, तो क्या होगा कि हम दोबारा से अगर वृक्ष लगाएंगे, अगर कहीं पर खाली लैंड है, खाली जमीन है, वहां पर अगर हम दोबारा से वृक्षों को लगाएंगे, तो क्या होगा कि वो फिर से हमें हवा, पानी, सब कुछ चीजें एक तरह से देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, रिन्यूएबल। ऐसे यहाँ पर सोलर एनर्जी की बात की है। सोलर एनर्जी क्या होती है, एक तरह से आपने यूज किया, आपने देखा होगा आजकल मोस्टली लोग घरों में भी सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, और सोलर हीटर, सोलर गीजर का यूज करते हैं, कॉमन हो गया है ये एक तरह से। तो काफी अच्छी चीज है ये, कि अगर जिस तरह से देखिए दिन भर चीज आपका सोलर गीजर चार्ज होता है और आप उसको यूज करते हैं, और अगर एक तरह से पानी अगर आपका खत्म भी हो जाता है, रात हो जाती है, पानी अगर आपका खत्म भी हो जाता है, नेक्स्ट डे वो फिर से चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होता है, वो फिर से चार्ज होता है, यानी कि ये रिन्यूएबल है। इनको आप एक तरह से रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल्ड होते हैं, या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकली और केमिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं रिन्यूएबल एक तरह से रिसोर्सेज। तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर विंड एनर्जी, देखिए पवन ऊर्जा के बारे में भी यहाँ पर दिया है, सोलर एनर्जी दी है, और यहाँ पर आपको मैंने एक तरह से जो वनों के बारे में, फॉरेस्ट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ये 3 एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। उसके बाद देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा से
रिन्यू नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका एक तरह से जो आपकी चीजें हैं, जो आपके संसाधन हैं, अगर वो समाप्त हो जाते हैं तो वो संसाधन आप दोबारा से नहीं उनको फॉर्मेशन उनका नहीं कर सकते, नहीं उनको दोबारा से बना सकते हैं। Are those resources which takes millions of years in their formation and cannot be renewed or reproduced are known as renewable resources. ठीक है, are those resources, ऐसे resource which take millions of year in their formation, जो अपने आप को बनाने में, यानी कि जिनको बनने में एक तरह से काफी ज्यादा समय लगता है, millions of years, बहुत सारे करोड़ों वर्ष लग जाते हैं जिनको बनने में, और उसके बाद एंड कैन नॉट बी रिन्यूड फॉर प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस आर नोन एज रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये ऐसे हमारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, अगर खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर कोयला। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, कोल है, कोयला, पेट्रोलियम, ऑयल जितने भी हमारे हैं, ठीक है, जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है। इसीलिए आजकल देखिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें जितना हो सके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जहां पर रेड लाइट होती है वहां पर अपने वाहन की जो एक तरह से वाहन को बंद कर लेना चाहिए। जहां पर आपको लगता है कि गाड़ी आपने खड़ी कर रखी है तो वहां पर आपने एक्स्ट्रा जो है ऑन नहीं करना है। जितना ज्यादा हो सके आपने क्या करना है, पेट्रोल को बचाने की कोशिश करनी है, पेट्रोल आपने बचाना है। कोयला, ठीक है, और नेचुरल गैसेस, घर में देखते होंगे आप कि एक तो गैस आपको पता है कि सबसे ज्यादा जरूरी संसाधन है। अगर अचानक आपके घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं और अचानक आपकी गैस खत्म हो जाती है तो देखिए क्या होता है कि हम एकदम से हमें जरूरत पड़ जाती है, उसके बिना हमारा काम अटक जाता है। तो बहुत जो जितनी भी नेचुरल गैसेस हैं हमारी, ये क्या है, ये हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको हम उसी टाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और बनने में, अब देखिए पेट्रोलियम इतना महंगा क्यों है पेट्रोल, क्योंकि इसको बनने में कैसे बनता है, समुद्र के नीचे, समुद्र के बहुत नीचे, बिल्कुल बहुत सारे जितने भी वहां पर जीव जंतु होते हैं उनकी जो एक तरह से उनकी डेड जो बॉडीज होती हैं उससे, या बहुत सारे अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं उनसे मिलकर करोड़ों वर्षों में ये पेट्रोल बड़ी मुश्किल से बन पाता है। और उसके बाद देखिए कि इसका जो एक तरह से दोहन अगर हम इतना ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको शायद ये प्राप्त ना हो सके। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू नहीं किए जा सकते। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा कोल है और इसमें ज्यादातर क्या क्या आता है, जैसे प्राकृतिक गैसें मैंने आपको बताई, नेचुरल गैसेस, ठीक है, पेट्रोलियम हो गए हमारे जितने भी हैं, और उसके बाद सूर्य का ताप, ठीक है, और एक तरह से जो आपको मैंने बताया कोल यानी कि कोयला। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमने यहाँ पर एक तरह से डिवाइड किया था, दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर डिवाइड की थी वो हमारी थी बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। ठीक है, ये क्या होते हैं, कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं एंड हैव लाइफ सच ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक ईटीसी। तो जो ये बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, जैविक और अजैविक संसाधन। तो देखिए जैविक संसाधन क्या है, जैविक संसाधन एक तरह से आप इसमें जितने भी जैविक का क्या अर्थ होता है, ठीक है, जैविक को एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स जितनी भी है हमारी। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज,
प्रकृति में, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रकृति में हमारे पास बहुत सारी जो बायोटिक यानी कि जैविक संसाधन है, वो एक तरह से आप उन्हें लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, या हमारे बायोस्फीयर यानी कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसको आकार देने के लिए जैविक और अजैविक दो तरह के जो कारक हैं वो जिम्मेदार होते हैं पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए। ठीक है, जो जैविक कारक होते हैं यानी कि जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी जीवित प्राणियों को संदर्भित करते हैं। यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, ये आप बायोटिक रिसोर्सेज लिखकर आप ये जो यहाँ पर जो यहाँ पर डेफिनेशन बनाई है उसको आप लिख सकते हैं, विद एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं, सच एज ह्यूमन बीइंग, जैसे मनुष्य हो गए। ठीक है, मनुष्य भी क्या है, मनुष्य भी क्या है, एक जीवित, यानी कि इसमें बायोटिक यानी कि जितने भी जैविक हैं, यानी कि जितने भी जैविक है यानी कि जीवित जितने भी हैं, एक तरह से लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, तो ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, फ्लोरास की बात हो रही है, फूना की बात हो रही है, फिशरीज की बात हो रही है, एंड लाइव स्टॉक्स जितने भी हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी मौजूद सभी प्राणियों को ये संदर्भित करता है, सभी प्राणियों के विषय में ये बताता है। तो ये है बायोटिक रिसोर्सेज। तो देखिए कहीं पर भी आपके ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही ज्यादा एक तरह से कॉमन चैप्टर है। अगर आप इसको छोटी छोटी चीजें अगर आप ये याद करेंगे तो ये काफी अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए। दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट होता है, तो देखिए दूसरा इसमें है, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। देखिए अभी मैंने क्या बताया था आपको कि बायोटिक रिसोर्सेज में जितने भी लिविंग थिंग्स आते हैं, जितने भी हमारे जीवित, जिसमें मैंने सबसे पहले बोला था ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधों को भी हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं पेड़ पौधे भी, यानी कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी ग्रो करते हैं, पेड़ पौधे भी अपना भोजन जो है खुद से बनाते हैं। तो इस तरह से जितने भी बायोस्फीयर में जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज, और ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हैं यानी कि जो जीवित नहीं है, आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, जितने भी हमारे रॉक्स हैं, जितने भी पहाड़ हैं यानी कि पत्थर हैं, जो हमारी सॉइल है, जितने भी हमारे मेटल्स हैं या वाटर है, ये सारे है तो नेचुरल। देखिए ध्यान रखिएगा, ये हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज में भी हम यहाँ पर हमने उसको डिवाइड किया है कि बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, ए बायोटिक रिसोर्सेज में, तो बायोटिक में हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, ए बायोटिक में हम पढ़ रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर जितनी जो भी सॉइल है या रॉक्स जितने भी हैं, मेटल्स जितने भी हैं, और एक तरह से वाटर है, ये सब हमारे क्या आते हैं, गैर जीवित घटक। इसको हम कहते हैं गैर जीवित, एक तरह से जीवित घटक लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स गैर जीवित घटक। जैसे जितने भी भौतिक स्थिति में जितने भी यानी कि फिजिकल स्टेट में जितने भी हमारे रासायनिक तत्व पड़े हैं, जितने भी मेटल्स हमारे पड़े हैं, वो सब हमारे आते हैं अबायोटिक आपके रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिर से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात यहाँ पर आती है। तो क्या होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज? इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि जो आपके पर्सनल है। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जैसे कि आर दोज रिसोर्सेज which are operate by an individual or group of individuals. ठीक है, those are resources which are operate by an individual or group of individuals. ठीक है, या तो एक इंडिविजुअल इंसान जो है उसने ये क्रिएट किए हैं। ठीक है, एक तरह से इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज,
तो देखिए हम यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, जिन संसाधनों का जो स्वामित्व होता है, एक तरह से जो ऑपरेट बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि ऑपरेट किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल, यानी कि किसी एक व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनली जो किसी व्यक्ति द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, यानी कि निजी व्यक्तियों के पास उनका स्वामित्व होता है, यानी कि एक तरह से ग्रुप भी हो सकता है इंडिविजुअल्स का, यानी कि फैमिली। जैसे आपका है हाउस, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका हाउस जो है वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, आपका घर जो है, यानी कि प्राइवेट लैंड। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्राइवेट लैंड, जो आपकी पर्सनल जो आपकी जमीन है, एक तरह से एक जमीन होती है जो हमने कहा जंगल, ठीक है, वन की बात हमने करी, तो वन जो है एक तरह से वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन वो इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं है, किसी एक का नहीं है वो। लेकिन अगर आपने कहीं पर कोई जमीन खरीदी है, ठीक है, आपने कोई जमीन खरीदी है, ठीक है, उसमें वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। वेल, कुआं, अब देखिए कुआं हमने यहाँ पर क्या कहा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज भी जो इसमें होते हैं वो भी हम इंडिविजुअल रिसोर्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ, यानी कि एक गांव के लिए एक पर्सनल जो कुआं बनाया गया है, ठीक है, एक कुआं है वो उस पूरे गांव के लिए बनाया गया है, तो वो उस गांव की इंडिविजुअल वाटर रिसोर्स है, ठीक है। पॉन्ड, एक तालाब है जो एक गांव के किनारे है या गांव के अंदर है, तो वो उस गांव का ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स के अंदर आता है, यानी कि वो सबके लिए प्रयोग किया जाता है, वो सबके लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने पढ़ी। कम्युनिटी, एक कम्युनिटी द्वारा जो पूरी कम्युनिटी के लिए रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, are those resources which are managed by all the member of community। कुछ ऐसे resources होते हैं जो पूरी कम्युनिटी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ठीक है, जो पूरी कम्युनिटी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं गार्जिंग ग्राउंड, ठीक है, और पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, जितनी भी चीजें आप देखिए जो एक तरह से हम इनको कहेंगे कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जिन्हें पूरा समुदाय यूज करता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं वहां वो क्या है, जैसे जो शमशान की भूमि होती है वहां पर किसी का पर्सनल किसी का भी वहां पर हक नहीं होता, वो एक तरह से सामुदायिक, सब लोग वहां पर एक तरह से जाते हैं, सब लोग उसको यूज करते हैं एक तरह से, तो वो क्या है, सामुदायिक रिसोर्स है, ठीक है। दूसरा, कोई पार्क हो सकता है, पब्लिक पार्क, ठीक है, आपके कॉलोनी आपके एरिया में जो एक बहुत बड़ा पब्लिक पार्क है, देखिए आप जाते हैं पार्क के अंदर तो वहां पर आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, चाहे फिर वो कोई भी इंसान हो, ठीक है, कोई भी इंसान हो, वहां पर जब आप जाते हैं तो वो क्या है, आपका एक पब्लिक पार्क है, और वहां पर जाकर आप क्यों देने पड़ते हैं चार्जेस, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो पूरे समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता है, पूरे समुदाय का है, तो इसीलिए उसको हम यहाँ पर एक तरह से कम्युनिटी ऑनवर्ड रिसोर्सेज एक तरह से कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, देखिए अब हमने यहाँ पे एक एक चीज पढ़ ली है कि जो हमारे पर्सनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और एक तरह से कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो कुछ होते हैं हमारे नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर नेशन। अब वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेशन के लिए, यानी कि किसी एक देश के लिए, जैसे लैंड रिसोर्सेज आर विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशन रिसोर्सेज अप टू 12 एक तरह से नॉटिकल मील्स। तो यहाँ पर
जो हमारा ये नेशनल रिसोर्सेज की बात आती है, तो जितना भी हमारा एक पर्टिकुलर नेशन के अंडर लैंड रिसोर्सेज आर विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है, जो एक तरह से जैसे हमारा इंडिया का जितना भी मैप है, पूरा पॉलिटिकल मैप, तो वो हमारा क्या है, वो हमारी एक नेशनल रिसोर्सेज है। वो हमारा जैसे होता है ना कि हमारी सीमा में एक तरह से कहते हैं कि सीमा को इतना वहां से बाहर कर दिया या वहां अंदर सीमा के अंदर घुस गए, तो वो हमारा एरिया हो जाता है उसके बाद। ठीक है। और उसी के अलावा यहाँ पर कहा है कि 12 नॉटिकल मील्स, जो हमारे देश के चारों तरफ जितना भी ओशन है, जितना भी समुद्र का एरिया है, हमारे देश के चारों तरफ या नीचे की तरफ जितना भी समुद्र का एरिया है, या किसी भी देश के चारों तरफ जितना भी जो एक तरह से ओशन है, समुद्र जितना भी है, तो उसका 12 नॉटिकल मील्स जो होता है, यानी कि देश से लेकर 12 नॉटिकल मील्स तक वो एरिया जो है उस देश के अंदर आता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने बताया कि एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट्स, ठीक है, जितने भी वन है वो उस देश की अपना नेशनल रिसोर्सेज है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ कितनी है वहां की, ठीक है, ओशनिक रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, मिनरल्स कितने हैं, तो वो सारी चीजें आपकी नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आती है। यानी कि जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, जो हमारा एक तरह से देश की जितनी भी हमारे संसाधन है, जैसे हम कहते हैं भारतीय रेल, हमारे जो रेल है उसका नाम हम कहते हैं भारतीय रेल, यानी कि ये हमारे देश का संसाधन है। या जितने भी हमारी संसाधन है यात्रा के, यातायात के, ठीक है, नेशनल तौर पर वो सारे। उसके बाद जैसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे रिसोर्सेज की बात अगर हम करें, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें काफी सारी चीजें कॉमन हैं जो आपको एक तरह से याद होनी चाहिए और जो आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ कॉमन चीजें आज हमने यहाँ पर रिवाइज की हैं और घर पर आप इनको एक बार रिवाइज करें। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर काफी सारी कॉमन चीजें जो है वो पढ़ी, जो आप पहले भी अपने सेशंस में पढ़ते आ रहे हैं। तो इन चीजों को घर पर जाकर कंठस्थ कर लीजिए। जो जो हमने यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी है उनको एक बार घर पर पढ़ लीजिए। और जो आप एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, देखिए कोई भी जो डाउट होता है उसको भी आप जरूर क्लियर करें अपने टीचर्स को। जो होमवर्क आपको यहाँ से दिया जाता है या स्कूल से जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसको अपने टीचर्स के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी अगर डाउट होता है तो अपने टीचर्स से भी क्लियर करें। देखिए क्या होता है कि आपने अगर कोई एक तरह से कुछ अगर आपसे गलती हो गई है, कोई चीज अगर जो आप कोई चीज काम अगर आपसे हो गया है, तो उसको आप अगर सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसकी तरफ अगर आगे भी आप बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से आपकी जीत वहीं पर निश्चित हो जाती है। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करनी है, अच्छे से आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। तो कोई भी डाउट हो उसको जरूर क्लियर करें। बाकी का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।